केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान, आर्थिक विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान। बजट में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना से भारत एट 75 से भारत एट 100 तक के अमृतकाल में अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रस्ताव। और बजट में किसानों के भूमि दस्तावेजों के डिजिटीकरण और फसलों के आकलन के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में मुख्य रूप से आर्थिक विकास में सहायता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिटनेस, प्रौद्योगिकी विकास और खेती किसानी को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था का तेजी से मजबूत होना और पटरी पर आना हमारे देश की मजबूत आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। Strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज की बदौलत हम ओमिक्रॉन की मौजूदा लहर से निपटने में सक्षम हैं और मजबूती से अपनी विकास यात्रा जारी रखेंगे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस बजट में सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश शुरू करने के प्रभावी चक्र से लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के तहत भारत एट 75 से भारत एट 100 तक के अमृतकाल में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। By 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि किसानों की भूमि के दस्तावेजों की डिजिटलाइजेशन के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। Delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. श्रीमती सीतारमण ने टैक्स कानूनों की पारदर्शिता और सरलीकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस बार आयकर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।
साथ ही दिव्यांगजनों को कर में राहत दी गई है। To revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई में सहायता मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians attaining the age of 60 years. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परियोजना के लिए खुला मंच उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV and through radio and through digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं मेक इन इंडिया अभियान के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगले 3 वर्षों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि स्थानीय व्यापारियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए एक केंद्र एक उत्पाद योजना को
प्रोत्साहित किया जाएगा। And universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. और इस बजट में 5G मोबाइल सेवाओं के लिए इस वर्ष स्पेक्ट्रम नीलामी का प्रावधान भी रखा गया है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 166 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 61,45,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,67,059 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में कुल 17,43,059 सक्रिय मामले हैं। वहीं देश में कल 14,28,000 नमूनों की जांच भी की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में 1,42,29,367 नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। ये प्रदेश में टीकाकरण के लिए पात्र 18 वर्ष से अधिक की आबादी का 72% है। राज्य में 2,35,308 स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। वहीं राज्य में 15 से 18 वर्ष के 60% किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। अब तक 9,83,000 बच्चों को टीके लगाए गए हैं। कोरिया और मुंगेली में 3/4 से अधिक किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। और कोविड टीकाकरण अभियान के तहत भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वैक्सीनेशन मोटिवेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। उनकी पहचान कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भिलाई नगर निगम द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के लिए निगम के सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर वॉलंटियर्स चिन्हित लोगों को फोन कर उन्हें दूसरी डोज लगाने के लिए कह रहे हैं। भिलाई नगर निगम के आयुक्त प्रकाश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से करीब ऐसे 42,000 लोगों को फोन किए जा चुके हैं और जिनका टीकाकरण छूट गया है उनके लिए विशेष शिविर लगवाकर टीकाकरण का कार्य भी किया जा रहा है। पहले रहता था तो उनको समय होने के बाद भी एक्चुअल में लगेगा, और जो 18 इसमें बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज को अभी 90 डोज नहीं हुई इसलिए उनको छूटे हुए हैं। जिसका इसका समय होता जा रहा है हम लोग उसको लाइन अप कर रहे हैं। हाँ, कुछ सेकेंड डोज का सर्टिफिकेशन छूट गया था और बीच में सीजी टीका के नाम से, तो वो भी मर्ज करके हम लोग उसको इशू कर रहे हैं। वहीं कंट्रोल रूम में पदस्थ अहमद हुसैन ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने के अलावा टीका लगाने के बावजूद जिन्हें अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं। निगम के सभागार में है, यहाँ पे लगातार चौथे दिन से सबको कॉलिंग किया जा रहा है। 42,000 लोगों को कॉल किया गया है पूरा दुर्ग भिलाई मिला के, जिसमें से बहुत लोग को सेकंड डोज लगने के बावजूद सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो उनका सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। और जिनको नहीं लगा सेकंड डोज उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जाके सेकंड डोज लगवा लीजिए अपने नियर बाई प्लेसेज में, सेंटर्स में। और 42,000 लोगों को कॉल किया गया है और पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम गूगल शीट में ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं इसको बैठ के। निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम के इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए पहुंच भी रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।